Welcome to Malvanchal Mitra. We have an amazing show for you today. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवांचल मित्र का विशेष संवाद, एक ऐसा मंच जहां हम मिलते हैं उन व्यक्तित्वों से जिन्होंने संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, सेवा को अपना धर्म और नेतृत्व को अपनी पहचान। कहा जाता है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली रास्ता होती है। लेकिन इस रास्ते पर वही लोग अपनी अलग पहचान बना पाते हैं जो पद से पहले सेवा को चुनते हैं, जो भीड़ में नहीं लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं और जो चुनौतियों के बीच भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने समाज, सेवा, संगठन और जननेतृत्व तीनों क्षेत्रों में अपने कार्यों से एक मजबूत छाप छोड़ी है। नगर विकास से लेकर जन समस्याओं के समाधान तक, संगठन की जिम्मेदारियों से लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने के संकल्प तक। इनकी यात्रा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि प्रेरणा, संघर्ष और समर्पण की कहानी है। हमारे आज के विशेष अतिथि हैं राकेश पप्पू जैन। आप पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में नीमच शहर को नेतृत्व दे चुके हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से लगातार समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। आज के इस विशेष संवाद में हम जानेंगे कैसे समाज सेवा और राजनीति एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, कैसे जिम्मेदारियों के दबाव में भी व्यक्ति अपने मूल्यों को बचाए रखता है, कैसे संघर्ष व्यक्ति को मजबूत बनाता है और कैसे नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि विश्वास और कर्म से स्थापित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रेरणादायक संवाद की जो युवाओं को दिशा देगा, कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देगा और समाज सेवा से जुड़े हर व्यक्ति को नई सोच प्रदान करेगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मालवांचल मित्र। मैं आप सभी का मित्र प्रवीण अरुणदेकर आज नीमच की एक ऐसे हस्ती के साथ बैठा हूं जो नीमच में समाज सेवा के क्षेत्र में हो या राजनीति के, व्यक्तिगत पहचान हो या कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप, सभी दृष्टिकोण से अपने पूर्ण अंक प्राप्त करते हैं। श्री राकेश पप्पू जैन, जिन्हें नीमच में हर व्यक्ति जानता है, हर चौराहे पे मिलता है, हर गली में उनका संपर्क है और घर घर में पहचान है। तो हम आज की ये नई एपिसोड में राकेश जी से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। भाई साहब, हमें राजनीति और समाज सेवा ये दोनों आपकी पहचान है। आपकी प्रभावी रूप से राजनीति में एंट्री हुई, आप पार्षद बने, विपक्ष के नेता बने, मंडल में प्रभारी रहे, विभिन्न पदों पे कार्य किया, उसके बाद आप नगरपालिका अध्यक्ष रहे और इन सारी भूमिकाओं को निभाते निभाते आप अचानक समाज सेवा के रूप में नीमच में आए। आप समाज सेवा और राजनीति का समन्वय कैसे करते हैं? मैं लगभग 1996 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और जब महेंद्र भटनागर जी मंडल अध्यक्ष थे तो मैं उनका उपाध्यक्ष था। उसके बाद से पार्टी ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर मैं जिला मंत्री रहा, जिला कोषाध्यक्ष रहा, फिर संगठन ने मुझे नगरपालिका अध्यक्ष का जो सीधा जनता के द्वारा चुनाव होना था उसमें टिकट दिया और जनता ने मुझे स्नेह दिया। नीमच की जनता ने 22,000 वोटों से मुझे चुनाव जिताया और 5 साल मैंने नीमच शहर की जनता की सेवा करने का काम किया। नीमच में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, जब मैं शपथ ग्रहण समारोह किया उसके बाद सबसे बड़ी हमारे पास चुनौती पानी की। 3 दिन छोड़कर नीमच में पानी आता था, सड़कों की हालतें खराब थी, नालियों की दुर्दशा थी और लंबे समय से नामांतरण प्रकरण, लीज नवीनीकरण प्रकरण, सब चीजें अटकी हुई थी और कोष खाली था। बड़ी चुनौतियां थी। सब चुनौतियों का सामना करते हुए हमने जाजू सागर बांध से नीमच तक पाइपलाइन डालने का काम किया।
शिवाजी सागर बांध से नीमच तक पानी की पाइपलाइन लाने का काम किया और नीमच शहर में 170 किलोमीटर नई पाइपलाइनें डाली। इसके साथ अनेकों विकास के कार्य हुए, लेकिन ये मुख्य चुनौतियां मेरे सामने थी जो अति आवश्यक थी। ये करने के साथ साथ मैंने जब अध्यक्षीय कार्यकाल था उस समय भी जो जनता की सेवा के लिए जो प्रकल्प की शुरुआत करनी थी, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में काम करते हैं तो जनसेवा, राजनीति एक जनसेवा का ही माध्यम है और राजनीति के माध्यम से जनसेवा और अच्छे तरीके से की जाती है। और मैंने महसूस किया उन 5 सालों में, जब हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना नीमच में प्रारंभ करी तो हमने उसके संचालन का काम भारत विकास परिषद को दिया। और भारत विकास परिषद में विपरीत परिस्थितियां जब आई, जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में अनेक जगह पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना बंद हो गई थी, तब हमारे नीमच में चल रही थी। हम सब लोग उसमें सेवा देने के लिए जाते थे। मन में एक सेवा का संकल्प था कि नीमच प्राइवेट बस स्टैंड पर उतरने वाले यात्री इसके अतिरिक्त जिसको भोजन की आवश्यकता है वे वहां पर आकर भोजन करे। ये कब होता है कि जब मन में करुणा हो, मन में किसी के लिए दया के भाव हो और मन में ये हो कि हमारे नीमच में रहने वाला कोई भी नागरिक बाहर से आए चाहे शहर का हो, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ये तभी कर सकते हैं कि जब मन में सेवा के भाव हो, मानवता का मन में आग जली हुई हो, तो ही ये सेवा का काम हो सकता है। साथ ही नगर पालिका के माध्यम से हमने एक चलित चिकित्सालय प्रारंभ किया, जो अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश में एक अनूठी योजना थी, जिसके अंदर हमारे पास एक एम्बुलेंस थी और एक एमबीबीएस डॉक्टर थे। जो नीमच के 40 वार्ड हैं उनको हमने 7 दिनों में विभक्त करके और प्रतिदिन 5-5 वार्डों में हम कैंप करते थे, निःशुल्क दवाई देते थे। तो ये मानव सेवा तो मेरे स्वभाव में है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। तो जब शाखा में जाते हैं तो वहाँ का एकमात्र उद्देश्य है कि मानव सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय विचारधारा। तो जब वहां से ये शिक्षा मिली हुई है, दूसरा मेरे परिवार, मेरे माता पिता से भी ये शिक्षा मिली हुई है, तो ये सब चीजों का समन्वय हुआ। और जब मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल खत्म हुआ तब हमने कोरोना काल में काम करने का काम किया। जिस समय कोरोना काल था और बड़ी देश में रोज 20-25 लोगों का कोरोना के उससे निधन हो रहा था, देहांत हो रहा था, ऐसी स्थितियों में हाहाकार मचा था। मैं प्रतिदिन अस्पताल जाता था, नीमच के जितने अस्पताल में पेशेंट होते सब दूर जाता था और ईश्वर की इतनी अनुकंपा रही कि मुझे कोरोना नहीं हुआ, सेवा का अवसर मिला। आप सब लोग मेरे साथ रहे और सबने मिलकर नीमच में राशन के किट देने का काम, भोजन कराने का काम, बहुत सारा काम, ऑक्सीजन लाने का काम। चित्तौड़ जाते थे उस समय, चित्तौड़ से ऑक्सीजन लाते थे, छोटी साड़ी से ऑक्सीजन लाते थे। उस समय कलेक्टर जो अग्रवाल जी थे वो उनके साथ मिलकर काम किया। फिर जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण प्रारंभ किया तो कैसे अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण हो, वैक्सीन लगे, उसके लिए जहां जहां कैंप लगते थे वहां मैं स्वयं जाता था, मेरे मित्र लोग साथ जाते थे, वहां के लोगों को प्रेरित करते थे कि आप टीका लगवाओ, कोरोना से बचना। तो ये स्वभाव में है मेरे और इसमें मुझे लगता भी नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये तो हमारा कर्तव्य है। अभी जो वर्तमान जिला बॉडी है, इस जिला बॉडी के अंदर आपकी दावेदारी बहुत प्रमुख रूप से अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित थी। कार्यकर्ताओं को भी संभावना थी कि आपके रूप में एक अध्यक्ष मिलेगा। जो बने हैं वो भी अपनी जगह कार्य कर ही रहे हैं और उनके साथ आपको उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। जब नगरपालिका थी तो आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में वो पार्षद रहे। ऐसी परिस्थितियों में आप उनके साथ समन्वय कैसे स्थापित करते हैं? देखिए, मैं जब अध्यक्ष था तब वे मेरे साथ पार्षद नहीं थी। मैं जब नेता प्रतिपक्ष था जब वे मेरे साथ पार्षद थी। और वंदना जी जो हमारी भाजपा की जिला अध्यक्ष हैं वे भी सीनियर हैं। और पार्टी संगठन जब जो अवसर होता है उस हिसाब से निर्णय कर लेती है और जो निर्णय किया उसके साथ हम शामिल हैं। अभी जो प्रशिक्षणों का दौर चल रहा है, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से प्रशिक्षण का दौर चल रहा है और इस प्रशिक्षण दौर में लगभग जो समाचार पत्रों में देखा गया है कि 12-12 सत्र विभिन्न आयोजित किए गए, आप भी उसके सह संयोजक रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रशिक्षण वर्ग से कार्यकर्ताओं को एक दिशा मिल पाएगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण आयोजन करती है। ये राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान, जो अब हमारे देश में जब संगठन के चुनाव होते हैं और संगठन में परिवर्तन होता है। अभी जब नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने और जिला और मंडल स्तर की हमारी कमेटियां बन गई, तब कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। जब इसके पहले 3 साल पहले जब हुआ था, जब वी डी शर्मा जी अध्यक्ष बने थे, तब प्रशिक्षण हुआ था। तो जब नई पार्टी आती, नए कार्यकर्ता संगठन में दायित्व आते हैं, तो उनको प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है। नीमच में अभी बूथ स्तर का प्रशिक्षण बाकी है, मंडल स्तर के प्रशिक्षण हो गए, जिला स्तर का प्रशिक्षण हो गया, अब प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण होना बाकी है, उसका राष्ट्रीय स्तर का, और आखिरी में बूथ स्तर का प्रशिक्षण होगा। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से जब मैं इस महाप्रशिक्षण अभियान को देख रहा था पूरे जिले को, तो मैंने अनुभव किया कि जो कार्यकर्ता हैं, जो दायित्व पर आते हैं और जिनको प्रशिक्षण में अपेक्षित कार्यकर्ता होते हैं, तो इसमें जो विषय सम्मिलित किए जाते हैं वो समय के अनुसार किए जाते हैं। पिछले 3 साल पहले जब प्रशिक्षण हुआ था, तो मैं सौभाग्य से मैं ही प्रभारी था। उस समय के विषय और अभी के विषय में कुछ अंतर आया है, जो समय के अनुसार बदलाव आना चाहिए। अभी नया विषय एआई शामिल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ताकि कार्यकर्ताओं को यह मालूम पड़ सके कि हमको वक्त के अनुसार चलना है। भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास है, किन लोगों ने यह संगठन बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होना चाहिए और हर कार्यकर्ताओं का क्या कर्तव्य होना चाहिए और हमारी विचारधारा क्या है, ये सारे विषयों का ऐसा 12 विषय जो हमारे जिला स्तर पे थे, 8 विषय हमारे मंडल स्तर पे थे, उन विषय का जब हम सार देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, वो कार्यकर्ताओं को परिपक्व करने वाला विषय है और कार्यकर्ताओं का दृढ़ निश्चय और कार्यकर्ताओं को और मजबूत और विचारधारा को और मजबूत करने वाले विषय हमारे इस प्रशिक्षण में था। और मुझे लगता है कि इस महाप्रशिक्षण अभियान के बाद कार्यकर्ता अपनी विचारधारा के प्रति और संकल्पित हुए हैं। ये जो प्रशिक्षण थे, विभिन्न सत्र थे, मुझे एक सत्र बड़ा प्रभावी लगा। नाम छोटा सा था, व्यवहारिकता। अभी भारतीय जनता पार्टी पंचायत लेवल से लेकर केंद्रीय स्तर तक पूरे में सत्ताधारी स्थितियों में है, और जब सत्ता का समय होता है तो दायित्वों का संघर्ष बहुत खतरनाक होता है। उसी के साथ में एक ज्ञान बहुत आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी में देने का, और वो है ग्रुपिज्म। व्यवहारिकता के उस सत्र में भी वक्ता ग्रुपिज्म को नहीं ले पाए। आप क्या कहते हैं कि कार्यकर्ता ग्रुपिज्म से बाहर निकल के सिर्फ एक बैनर के तले आए, ऐसा कार्यकर्ता के लिए कैसा माहौल होना चाहिए? देखिए, मैं उस सत्र में था और हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया ने वो सत्र लिया था, व्यवहारिकता। तो ये व्यवहारिकता का जो सत्र था, हमें बहुत सारी संगठन में किस तरह से करना चाहिए, जनता के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब विषय को, इस बातों को वहां पर हमने सुना, समझा। और जो आपने विषय रखा है ग्रुपिंग, और ये जो अपने अपने व्यक्तिगत लोग होते हैं, कार्यकर्ता व्यक्तिगत संबंध होते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां पर संगठन की बात आती है, संगठन कोई कार्यक्रम देता है और जब हमारे चुनाव आते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में हमको हमेशा ही सिखाया गया है कि राजनीति करना और सत्ता प्राप्त करना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठन और भारतीय जनता पार्टी इसलिए बनाया गया राजनीतिक दल है कि भारत माता परम विभव पहुंचे और राष्ट्र के लिए काम करना। तो ये एक तरह का जो विषय है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि राष्ट्र के लिए काम करना, तो फिर धन्यवाद किस बात का, फिर अपेक्षाएं किस बात की? जब आपको राष्ट्र के लिए काम करना है तो आप संगठन से जुड़े। अगर आपको राष्ट्र के लिए काम नहीं करना है तो आप भारतीय जनता पार्टी से मत जुड़ो। जो कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अपेक्षाएं न रखे। हाँ, महत्वाकांक्षाएं होती है कि मुझे दायित्व मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी उसका काम करना भारतीय जनता पार्टी करता है। मैंने तो ये महसूस किया, हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से किसी से मनभेद हो, लेकिन मतभेद नहीं है। और जब चुनाव में किसी एक व्यक्ति का चुनाव होता है कि इसको टिकट पार्टी ने दिया है, उसका काम करना, तो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लग जाता है, सब चीज भूल जाता है। हो सकता है व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किसी के साथ जुड़ा हो सकता है किसी से ज्यादा स्नेह हो सकता है, लेकिन जब संगठन का काम होता है तो सब मिलजुल कर करते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न इस बात, आपने जो कहा वो सैद्धांतिक रूप से सब सही है,
व्यवहारिक रूप से आज जैसे पार्टी ने भी अपने सब्जेक्ट में एआई जोड़ा, मतलब पार्टी ये मानती है कि सोशल मीडिया एक बड़ा नेटवर्क है जो जन जन तक पहुंचने के लिए जरूरी है। पर जब ग्रुपिज्म होता है तो वही कार्यकर्ता एक के लिए अपशब्द का उपयोग, दूसरे के लिए अपशब्द का उपयोग, इसका जवाब उसको, उसका जवाब उसको, तो इसका प्रभाव जो शांत बैठा व्यक्ति होता है उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। इन चीजों से पार्टी को कैसे बचना चाहिए? देखिए, ये विसंगतियां जब दल बड़ा होता है, अन्य दलों के लोग भी संगठन में शामिल होते हैं, दल बड़ा हो जाता है, कई अपेक्षाएं लेके लोग आते हैं, ये सोच के आते हैं कि हमें ये पद मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी में जाने से, और भारतीय जनता पार्टी का आगामी 100 साल का भविष्य जो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 साल और रहने वाली है, ये सोच के कई लोग प्रभावित होकर आते हैं कि हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा उनको समझ कम होती है। तो ये प्रशिक्षण उन्हीं के लिए आयोजित किया जाता है कि आप ये प्रशिक्षण लो, तब आपको मालूम पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसा होता है, उसके मूल सिद्धांत क्या होते हैं, उसका मूल स्वभाव क्या होता है, तब उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो महाप्रशिक्षण अभियान है, इसी चीज को दूर करने के लिए आयोजित होता है। अभी अर्थयुग है और अर्थयुग राजनीति में तो कई वर्षों से है, मतलब अब इस अर्थयुग में कोई भी करप्शन से नहीं बच पा रहा है। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि आदमी सत्ता में हो या संगठन में हो, सत्ता से जुड़ी परिस्थितियों में वो कोई भी नहीं बच पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मोदी जी का लक्ष्य है, मोदी जी ने जो सुचिता का पाठ ऊपर से पढ़ाया, वो नीचे तक क्यों नहीं आ पा रहा है? देखिए, जो भ्रष्टाचार और जो करप्शन का मामला है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, वे सीधे सत्ता में हस्तक्षेप कम ही करता है। जब ज्यादा ही जरूरत होती है तब सत्ता में हस्तक्षेप करता है, नहीं तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वही जनता के काम करते हैं और यही विकास के कार्य करते हैं। संगठन उसमें ज्यादा दखल नहीं देता। अब आपके पुराने कार्यकाल पे आते हैं, नगर पालिका के लोगों, मतलब हमारे मालवांचल के दर्शकों की भी रुचि नगर पालिका के विषयों में रहती है। और इंदौर के बाद अगर जमीनों की कीमत सबसे ज्यादा कहीं है तो वो नीमच में है, ये सभी लोग मानते हैं, इंदौर के लोग भी मानते हैं ये बात। अब जमीनों पे ध्यान विशेष रूप से नगर पालिका में जब पार्षद भी चुन के आए या अध्यक्ष भी चुन के आए, कोई भी चुन के आता है, तो उसका ध्यान जमीनों पे रहता है। तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले तो यही कि आपने नगर पालिका की कितनी जमीनें बचाई, ये, और फिर उसका जो अतिरिक्त विषय है वो मैं आपसे बात में पूछूंगा। प्रवीण भाई, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये। जब मेरा पार्षदी कार्यकाल था तब मैं संक्षिप्त में आपको फटाफट बता दूंगा। जब नीमच नगर पालिका में जो नामांतरण शुल्क होता था वो मकान पर 10% होता था और खाली प्लाट पर 20% होता था, जो भी उस समय की गाइडलाइन होती थी, जो रजिस्ट्री की कीमत होती थी। तो मैं हाई कोर्ट गया, जनहित याचिका दायर करी और हाई कोर्ट से आदेश कराया 2% कराने का। तो नीमच की जनता का लाखों करोड़ों रुपए बचाने का काम उस समय मैंने किया और वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा से किया। उस समय भी जब सीएमओ पटेरिया थे, उन्होंने बिना किसी परिषद की मंजूरी और बिना राज्य सरकार की मंजूरी के अवैध भूखंडों का आवंटन किया। जिसको मर्जी हुई उसके रजिस्ट्री करा दी जमीन की। उसको रोकने का काम मैंने किया, उस पूरे घोटाले को उठाने का काम मैंने किया। तत्समय भी मुझे बहुत तकलीफें हुई जब कई बड़े लोगों की जो जमीन आवंटन हुई थी, उसकी लड़ाई मैंने मध्य प्रदेश सरकार और कोर्ट तक लड़ी। लेकिन हो सकता है कि कई पक्ष में हमारा निर्णय ना हुआ हो, क्योंकि मैं एक सामान्य पार्षद और नेता प्रतिपक्ष था। इसके अलावा आपको एक बड़ा मामला उस समय का बताता हूँ, जो जिसको हम लालचंद उलियामल पार्क कहते हैं। वो तत्कालीन समय में नगर पालिका ने लालचंद उलियामल जी को वो पूरी जमीन दे दी थी गार्डन बना कर उसका व्यक्तिगत उपयोग करने के लिए। उसकी लड़ाई मैंने खूब लड़ी और मैं मुकदमा जीता और वो नगर पालिका के अधीन लिया और वो जमीन आज नगर पालिका के पास है और वहां पर एक बगीचा है। इसके बाद जब पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनाया तो जितने भी शहर के अंदर जो भी जमीनें थी जिनके प्रकरण न्यायालय में चल रहे थे, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि न्यायालय में जितने प्रकरण चले, चाहे लोअर कोर्ट में चले हो, चाहे हाई कोर्ट में चले हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले हो, सारे प्रकरण हम जीते। अब ये कैसे जीते, ये लंबा विषय है।
इस पर फिर कभी बैठ के चर्चा करेंगे। आज जिस जगह प्रधानमंत्री आवास और जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हो, 125 बीघा जमीन, ये कोई साधारण लोगों के हाथों में जमीन नहीं थी। उनसे लड़ना और जमीन लेना, मैं आज पहली बार आपके किसी चैनल के माध्यम से, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है, मैं ज्यादा प्रचार प्रसार में रुचि नहीं लेता हूँ, ना कभी मैंने कोई जीवन में रील बनाने का काम किया। उस समय जो काम हुआ, काम करता गया, काम करता गया। जनता की अपेक्षा मुझसे थी 125 बीघा, जिसकी कीमत आज जोड़ेंगे तो 500,000 करोड़ रुपए की कीमत होगी, उसको छुड़ाने का काम किया। 8 बीघा जमीन जो कृषि उपज मंडी के पास है, सुप्रीम कोर्ट से जीते। ऐसी अनेकों जमीनें जहां पर अभी स्टेडियम माननीय विधायक दिलीप सिंह जी बरियार साहब बना रहे हैं, वो जमीन का केस उस समय जीते। ऐसे कितने प्रकरण जीते, मैं गिनती नहीं बता सकता हूँ, सारे प्रकरण जीते। और सबसे बड़ा काम हुआ बंगला बगीचे की समस्या का समाधान। देखिए, आज चाहे कोई भी बात करता है, लेकिन उसकी गहराई में अगर जाएंगे तो 3,000 स्क्वायर फीट तक के जितने भूखंड आता है, ये 80% लोग हैं। नीमच शहर के 80% लोग हैं जो 3,000 स्क्वायर फीट से नीचे के हैं। उन सब का समाधान बहुत ही कम प्रीमियम पर हुआ है। सब लोगों ने अपना अपना व्यवस्थापन करा लिया, मकान बना लिया, अनुमति मिल गई। आप सोचिए, बने हुए मकान का व्यवस्थापन हो गया आपका, आपको नक्शा पास हो गया, 50 साल पहले आपने मकान बनाया, कैसे हो गया? तो ये सब बहुत सारी चीजें, बंगले बगीचे का व्यवस्थापन कराया, बहुत काम हमने नीमच में ऐसे किए जमीनों के छुड़ाने के। जो बंगला 34 और 36 का भूमि घोटाला था, उस पर अवैध निर्माण नहीं होने दिए, उनको कोर्ट से जीते। वहां पर जो 5-5, 10-10 हजार फीट की जो जमीनें थी, उनको छुड़ाने का काम किया, उनका कब्जा लेने का काम किया, बहुत सारा काम किया है। और कई बुराइयां मोल ली, कई बड़े लोगों से लड़ाइयां लड़ना पड़ी, बहुत संघर्ष रहा। नीमच में ये फैशन है, मतलब कि जिस पार्टी का व्यक्ति हो कुर्सी पे बैठा हुआ, उसी पार्टी के लोग समस्या क्रिएट करते हैं। ये आपके कार्यकाल में भी हुआ और वर्तमान परिस्थितियों में भी चल रहा है। हम एक बाहरी व्यक्तित्व के मान से ये सब चीजें देख रहे हैं, पर जब व्यक्ति अपने से जुड़ा हुआ हो तो निश्चित रूप से उसको सहयोग करना चाहिए सब लोगों ने। आपके समय पे भी कोई गृह निर्माण समिति आई थी क्या ऐसी? देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, कौन लोग किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कोई एक व्यक्ति की मैं बात नहीं करी। कोई ऐसा कार्यकर्ता हो सकता है जो भाजपा का हो, लेकिन कांग्रेस का भी हो सकता है, सामान्य व्यापारी भी हो सकता है। ऐसे सब लोगों के समूह होते हैं। कोई संगठन ने किसी को तय नहीं कर रखा कि वो ऐसा काम करेगा। और मेरा समय तो कोई इस तरह की कोई समिति का कोई आवेदन मेरे पास नहीं आया था गृह निर्माण समिति के संबंध में, और न किसी ने मुझसे कोई जमीन मांगी। पर 34-36 के प्रकरण में उलझने तो आपके सामने भी आई होगी ना? नहीं, 34-36 के समय उलझने इसलिए नहीं आ सकती थी मेरा समय, क्योंकि मामला ही में उठाने वाला मैं था। मैं तो उसको एक एक चीज जानता था। तो मेरा समय तो कोई इस तरह की, मेरे पास कोई आवेदन लेके भी नहीं आया कि इसको ठीक कर दो, कि इसको बिगाड़ दो या ऐसा कर दो। जो कोर्ट में, जो न्यायालय में जो प्रकरण चलते रहे, हम जीतते रहे। आपका अनुभव क्या कहता है, नीमच में दूसरा 34-36 हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, जो चीज अभी हुई नहीं है उसके भविष्य के बारे में आज क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इस तरह का कोई प्रस्ताव परिषद में आया नहीं है। और देखिए, कोई भी चीज होना होती है, या कोई जैसा समाचारों में चल रहा है, जैसा सुन रहे हैं, अब उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस तरह से आवंटन होना है, सारी प्रोसेस है एक। तो उसके बारे में आज उस भविष्य की बात करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे नियत से कोई काम करते हैं तो ठीक बात है। एक आप आए थे सीधे अध्यक्ष चुन के, जी हाँ। और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग परिस्थितियां हैं। पार्षदों के दबाव, अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, फिर अपनों से भी लड़ना है। बहुत अलग अलग परिस्थितियां दोनों परिस्थितियों में है। आप क्या मानते हैं कि जनता से सीधा चुना हुआ अध्यक्ष होना चाहिए, वो ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है, या वर्तमान परिस्थितियां? ये बात सच है कि अगर जनता सीधे चुनाव करती है तो ज्यादा मजबूती से वो अध्यक्ष काम कर सकता है, और उसमें शहर का विकास, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, समान रूप से होता है। अगर मैं किसी वार्ड का पार्षद हूँ और पार्षद बन के अध्यक्ष बना हूँ, तो मैं हो सकता है किसी वार्ड में कोई विकास के काम नहीं करूं, अगर मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा तो उसके वार्ड में मैं काम नहीं करूं, या मेरे अपेक्षाएं उस वार्ड में अगर है कि यार इस वार्ड में मुझे काम नहीं करना, तो नहीं करूं। लेकिन जब जनता सीधे वोट करेगी तो मेरी विकास की धारणा बदल जाएगी। उस समय लगेगा कि यार इस वार्ड में भी मुझे जीता, उधर भी मैं जीता, उधर से भी वोट मिले, तो विकास समान रूप से पूरे शहर का होता है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होता है।
नहीं, अभी भी जो कुछ चल रहा है उसमें दलगत राजनीति से उठ के भी कुछ काम हो रहे हैं। जैसे हमारे कांग्रेस के भी कई पार्षदों के काम अभी वर्तमान में हुए हैं और कई सत्ताधारी दल के पार्षद भी दुखी हैं। कुछ इसलिए भी दुखी है कि उनकी बहुत बड़ी मंशाएं पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए पार्षदों का सुखी दुखी होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जनता का सुखी दुखी होना और मूल रूप से म्युनिसिपैलिटी की जो जमीनें हैं वो जनता के हाथों में रहे, ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? ये बात सही है कि जब जनता सीधे चुनाव करती है तो जनता सीधे सवाल भी करती है और वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी पूर्ण रूप से होता है। और मैं समझता हूँ कि सीधे चुनाव ही बेहतर होते हैं शहर के विकास के लिए। उसमें भ्रष्टाचार भी कम होता है और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मेरे समय कार्यकाल में हमने जमीनों के छुड़ाने का काम और जो सब किया है वो एक संबल भी होता है कि जनता ने हमें सीधा चुनाव किया है तो जनता को जवाब भी देना पड़ता है। तो सीधे चुनाव तो बढ़िया प्रणाली है और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि आगामी चुनाव सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे। नहीं नहीं, अध्यक्ष को म्युनिसिपैलिटी की जमीन बची रहे और वो नगर पालिका के अध्यक्ष से जनता के पास जाए, ये करते हुए निभाना कितना आवश्यक है? नहीं, जमीनें देखो, ऐसा है कि शहर की जनता जब नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पे किसी को बिठाती है तो वो एक समझता हूँ चौकीदार की भूमिका में है कि नगर पालिका की जितनी संपत्तियां हैं उसकी रक्षा करना उसका अपना दायित्व है, उसका अपना फर्ज है, उसका नैतिक मूल्यांकन है, नैतिक मूल्य है। लेकिन अगर आप जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतरो और जो काम जनता ने सौंपा है कि उन भूमियों की रक्षा करना और आप व्यक्तिगत हित में जब लग जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास भी उठता है और जिस दल से आप हो उस दल की भी बदनामी होती है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो इस तरह के काम नहीं करता है। वह चौकीदार की भूमिका पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है, चाहे वो स्वाति चोपड़ा हो, चाहे मैं रहा हूँ, चाहे इसके पूर्व में भी कोई रहा है। तो अपनी ईमानदारी से सब लोग काम करते हैं। अब ये तो सब पुरानी और वर्तमान की बातें हो गई। अब प्रश्न है भविष्य का। आप उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, अपनी सक्रिय भूमिका में है, पर आप अपना राजनीतिक भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, ऐसा संगठन है, मैंने बहुत नजदीक से समझा है और सीखा है कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लड़ाया तो मैं वो तीसरे नंबर पे था। मतलब मेरे से दो सीनियर लोग थे जिनकी दावेदारी मेरे से ज्यादा मजबूत थी। मैं कम उम्र का था, 40 साल का था, लेकिन संगठन ने मुझे जवाबदारी दे दी। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें लगातार काम करते रहो, संगठन का काम करते रहो और निश्चित रूप से लगता है कि यार आज हेमंत खंडेलवाल जी अध्यक्ष हैं, कल नए आ जाएगा तो देख तो अब हेमंत खंडेलवाल जी रहे, टिकट देने वाला बदल जाएगा, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसमें कुछ लोगों की ऐसी टीम है जो लगातार 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 कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करती है और उस आधार पर निर्णय करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी गरीबी से उठाकर या बिल्कुल उसके काम को देखकर टिकट दिया है। एक उदाहरण मैं आपको नागदा का देता हूँ। एक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी हैं, आप कभी नागदा उज्जैन तरफ जाओ तो उनके निवास पे जाना, उनका मकान देखना। आप मकान देखकर कह नहीं पाओगे कि ये तेज बहादुर सिंह जी भाजपा के विधायक का मकान है। डाउन टू अर्थ। चुनाव भी कार्यकर्ताओं ने पैसे देके लड़ाया और ऐसे मजबूत आदमी के सामने टिकट दिया था जो कई बार विधायक रह चुका है। तेज बहादुर सिंह जी सिद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो चुनाव जीते भारी वोटों से। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा एक लेंस है जो सबको समझती है, देखती है, अवसर आने पर उसको उसका एहसास भी करा देती है। आप नीमच की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? नीमच की जनता को तो मैं प्रणाम करता हूँ, उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह आशीर्वाद रहा है और आज भी है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि नीमच ने मेरे को जो इतना सब कुछ दिया है, मेरे को पूरे प्रदेश में उन्होंने मेरा नाम किया है, सर्वाधिक वोटों से मुझे मध्य प्रदेश में जिताया है, तो ये एहसान तो मैं जीवन भर कभी उतार न पाऊंगा। और आज अन्नपूर्णा सेवा न्यास के माध्यम से हम नीमच शहर और आसपास की जनता की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सिविल अस्पताल में और अन्य निजी चिकित्सालय में हमारी भोजन की गाड़ी जाती है। अन्नपूर्णा सेवा न्यास की एक बड़ी टीम है, हमारे प्रकाश मंडवरिया जी, श्री राम गोडबोले जी, वीरेंद्र जायसवाल जी, ऐसे बहुत अभिषेक कोठारी जी, ऐसे बहुत बड़ी हमारी टीम है
जो लगातार दिन रात सेवा के काम कर रही है। हमारा अस्पताल है, मेडिकल स्टोर है, एक शबनम केंद्र हमने नया प्रारंभ किया है। हर महीने एक हम चिकित्सा का कैंप करते हैं ताकि लोगों को अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं नीमच में मिल सके। ऐसे पानी के प्रोजेक्ट हैं, पारा सगरावत जी, ओम जी अग्रवाल जी और हमारे गोडबोले साहब और ऐसे सब कार्यकर्ता और जो परोपकारी करने वाले कार्यकर्ता हैं, नीमच में दानदाता हैं, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और अभी धानु का परिवार के सहयोग से अन्नपूर्णा सेवा न्यास और नानीबाई का मायरा समिति के संयुक्त तत्वाधान में 31 बहनों का सामूहिक विवाह हुआ। वो ऐतिहासिक क्षण था, वो जीवन भर याद रहने वाला है। जब गरीब कन्याएं जिनके माँ बाप से हमने जब ये सुना कि हम 5 बीघा खेत देते थे तो ऐसा विवाह हम नहीं कर सकते थे, जो विवाह अन्नपूर्णा सेवा न्यास और धानु का परिवार ने किया है, तो मन को बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने हमें अगर इस योग्य बनाया है और हमें ये अवसर मिला है, हमें माध्यम बनाया है, तो हमें करना चाहिए। तो मित्रों, आपने देखा आज श्री राकेश जी जैन ने अपने विचार राजनीति, समाज सेवा, वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए समस्त विषयों पर प्रस्तुत किया। प्रश्न ये नहीं है कि कारवां कहीं थमता है, कारवां कहीं नहीं थमता, कारवां चलता रहता है। राजनीति एक ऐसा सफर है कि जीवन में उसकी मंजिलें भी बदलती है, रास्ते भी बदलते हैं, साथी भी बदलते हैं। और राकेश जी जैन का भी कारवां लगातार चलता रहेगा। हम नए नए अतिथियों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।